जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज का तीसरा पार्ट, और ये फाइनल पार्ट है बच्चों। राइट, हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रभाव। तीसरा पार्ट, फाइनल पार्ट। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने काफी कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लिया, और आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, और बाकी जो हमारी क्लासेज है आप उनको भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये जो टॉपिक है हमारा इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वहां पर हमने ट्रेडिशनल इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट यानी कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा इंपैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, कि भारत की जो कृषि थी उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रेड, इंपैक्ट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापार और वाणिज्य पर क्या असर पड़ा है ना। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति के बारे में जानेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में जानेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था, और प्रिवेंशियल टैरिफ्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या क्या टैरिफ्स थे, ठीक है, कैसे कैसे इंडस्ट्रीज का जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था भारत के अंदर, उन सब चीजों के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आपको बता दूं ये जो लेक्चर है ना, ये स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कौन सी फैक्ट्री कब खुली, ठीक है, रेलवेज कब शुरू हुआ, टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई, सारी चीजें आएंगी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा एंड तक, और अच्छे से नोट्स बनाइए अपने। ठीक है बच्चों, चलिए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। तो देखिए इंपैक्ट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। अब नाम से समझ गए होंगे, ठीक है। ट्रेड का मतलब क्या है? व्यापार। कॉमर्स का मतलब क्या है? वाणिज्य। भाई व्यापार और वाणिज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़े हैं? तो सबसे पहली बात आती है बच्चों फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये वैसे आज की डेट में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन आप सिंपल भाषा में ध्यान रखिएगा। फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है बच्चों राजकोषीय। फिजिकल का मतलब होता है राजकोषीय नीति, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मौद्रिक नीति। इसका मतलब क्या होता है? मौद्रिक नीति। ठीक है, तो कहीं पर भी फिजिकल लिखा है तो समझ जाइएगा राजकोषीय, और मॉनेटरी लिखा है तो मतलब किसकी बात हो रही है? मौद्रिक नीति की बात हो रही है यहां पर। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली फिजिकल और जो मॉनेटरी पॉलिसी थी यानी कि राजकोषीय और जो मौद्रिक नीति थी, ये ब्रिटिशर्स के 2 मेन हथियार थे, जिससे उन्होंने क्या कर रखा था? इंडिया को आर्थिक रूप से नियंत्रित कर रखा था। आर्थिक रूप से जो क्या कर रखा था? कंट्रोल कर रखा था। ठीक है, राजकोषीय तो समझ गए होंगे, राजकोष, खजाना, ठीक है, कि भाई खजाने को अपने कैसे बढ़ाना है। मौद्रिक नीति का मतलब क्या आ गया? कि भाई उस टाइम पर जैसे आज के टाइम में होता है ना कि सीआरआर बढ़ गया, एसएलआर बढ़ गया, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, आप सिंपल भाषा में ऐसे समझो। मौद्रिक नीति का मतलब तो ये हो गया कि भाई कहां पर कितना टैक्स लगाना है, कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, दैट इज मौद्रिक नीति। और राजकोषीय नीति का मतलब क्या होगा? राजकोषीय का मतलब आ गया कि भाई कैसे आपको अपनी जो तिजोरी है, अपना जो खजाना है उसको भरना है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजकोषीय नीति अपना खजाना भरना, मौद्रिक नीति कि कैसे किस पर जो है भारत के अंदर कहां पर कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स वसूलना है, दैट इज मौद्रिक नीति। ठीक है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ सकें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इंपीरियल बैंक के पास जो है मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी अधिकार नहीं था, वो कंट्रोल नहीं करता था। मौद्रिक नीति अभी मैंने बताया क्या मतलब है, कि कितना टैक्स लगाना है, क्या करना है, तो ये तो ब्रिटिश सरकार डिसाइड करती थी ना, किसी बैंक की पावर नहीं थी। देखिए 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। क्लियर है? अब उससे पहले कौन हुआ करता था? भाई आरबीआई के बनने के बाद बैंकों का बैंक बना आरबीआई। ठीक है, जब आरबीआई बना तब कि भाई भारत का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, लेकिन आरबीआई से पहले जो सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था वो हुआ करता था इंपीरियल बैंक। कौन सा? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक ही हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे बैंकों का बैंक था। ठीक, और इंपीरियल बैंक भी जो है 3 बैंकों से मिलकर बना था। 3 प्रेसिडेंसी के जो बैंक थे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यहां पर जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन्हीं तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1921 में। इस बात का ध्यान रखना। और 1935 में आके फिर क्या बना दिया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बना दिया गया था। ठीक है, आरबीआई बनाया गया था 1935 में, और यह बनाया गया था कलकत्ता में। और आज की डेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो इसको जो है मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था 1938 में। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अपनी बुक्स में जो है नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में। ठीक है बच्चों, उसके बाद इन्होंने एक फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बना रखा था। फाइनेंस डिपार्टमेंट इनका एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसके पास पूरी ऑटोनॉमी थी,
पूरी ऑटोनॉमी थी। इवन कब तक, जब तक अंग्रेज भारत से गए नहीं ना, तब तक पूरी की पूरी ऑटोनॉमी किसके पास थी? फाइनेंस डिपार्टमेंट की, ब्रिटिशर्स के पास थी। हम ये कह सकते हैं कि जो वित्त विभाग था ना, उसके अंदर कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी राजा रजवाड़ा, कोई भी लोकल बंदा, कोई भी सलाहकार उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता था। फाइनेंस डिपार्टमेंट पर पूरा कंट्रोल किसका था? तो पूरा का पूरा कंट्रोल था बच्चों ब्रिटिशर्स का। राइट, ऑब्वियस सी बात है, पैसा कमाने आए थे, और जिससे पैसे के लेखा जोखा होगा, वहां पर थोड़ा ना वो किसी को बीच में आने देंगे। राइट बच्चों, उसके बाद यहां पर मैं बात करूं, जो ब्रिटेन था वो एक बहुत ही मेजर फाइनेंशियल सेंटर बनकर निकला। किसका? इनके पाउंड करेंसी का। पाउंड स्टर्लिंग को उन्होंने फाउंडेशन बेस बनाया, यानी कि इन्होंने अपनी करेंसी पाउंड का बेस बनाया। ठीक है, फाइनेंशियल सेंटर बन के आया कौन सा? ब्रिटेन का, यहां पे इंडिया के अंदर। ठीक है, और बेसिकली अब ये क्या करना चाह रहे हैं, ये जो है अपनी अपनी करेंसी, इनकी जो पाउंड करेंसी है, पाउंड करेंसी, उसको वर्ल्ड के अंदर ऊपर लेके जाना चाहते हैं। जैसे आज के टाइम में डॉलर ऊपर जा रहा है ना, वैसे ये उस टाइम से क्या कर रहे थे, अपने पाउंड को ऊपर लेके जाना चाह रहे थे, ताकि वर्ल्ड के अंदर पाउंड की क्या हो? पाउंड की वैल्यू हो, हर जगह पाउंड की कीमत हो। इवन आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस टाइम पर भारत के अंदर जितने भी फाइनेंशियल मैटर होते थे, जितने भी वित्त से संबंधित मामले होते थे, पैसे से संबंधित मामले होते थे, उन सबको कौन कंट्रोल करता था? उन सबको कंट्रोल करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। याद करो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहां पर बैठता था? लंदन में बैठता था। कुछ याद आया? यही बंदा जो है लंदन में बैठे बैठे सारे पैसों का लेखा जोखा देखता था। ठीक, उसके बाद ये लोग क्या करते थे, है ना, ये एक्सचेंज रेशियो जो होता था, हम देखते हैं ना कई बार अलग अलग करेंसी को एक्सचेंज करवाते हैं, तो जो एक्सचेंज रेशियो था उसको भी ये क्या करते थे? मैनिपुलेट करते थे, ताकि इनका जो पाउंड है वो डॉलर के मुकाबले और ऊपर जा सके। उस टाइम पर डॉलर उसी टाइम पर भी अच्छा चल रहा था, तो इनका मेन मकसद क्या था? पाउंड को ऊपर लेके जाना है। किसके मुकाबले? डॉलर के मुकाबले। उसके लिए चाहे इनको कुछ भी करना पड़े। राइट, अब हम फाइनेंशियल मैटर्स की बात कर रहे हैं बच्चों यहां पे। राइट, अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमेटियां भी बनाई। राइट, जिसके जो क्या करती थी, समय समय पर करेंसी एक्सचेंज, जो करेंसी एक्सचेंज, अब कईयों को करेंसी एक्सचेंज समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, 1,00,000 रुपए हैं, और आप ऑस्ट्रेलिया घूमने चले जाएं, तो वहां पर जाकर आप गांधी जी का नोट थोड़ा ना देंगे दुकानों पे। वहां पर आप एयरपोर्ट पे उतरते क्या करोगे? अपने नोट को एक्सचेंज करवाओगे, यानी कि वहां पर आप क्या लोगे? ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लोगे ना। इसी को तो बोलते हैं करेंसी एक्सचेंज। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए, यानी कि करेंसी एक्सचेंज, इनके डॉलर की विदेशों में वैल्यू हो, इन सब चीजों के लिए इन्होंने समय समय पर क्या बनाई? समय समय पर डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनाई। जैसे उनमें से एक कमेटी है बच्चों, बेबिंगटन स्मिथ कमेटी। बेबिंगटन स्मिथ कमेटी ये बनाई गई थी 1919 में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर करेंसी क्राइसिस थे इंडिया के अंदर। ठीक है, मुद्रा से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे थे इंडिया के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए यह कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद आता है बच्चों हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, इसको स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हिल्टन यंग कमीशन, इसे 1926 में बनाया गया था। राइट, क्यों? टू सेट द एक्सचेंज रेशियो सुटेबल टू द नीड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि जो एक्सचेंज रेशियो है उसको भारतीय जो इकोनॉमी है, इंडियन जो इकोनॉमी है, उसके हिसाब से यूज किया जा सके। अच्छा, हिल्टन यंग कमीशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की सिफारिश पर, इसी की रिकमेंडेशन पर भारत के अंदर आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1935 में कलकत्ता में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए हिल्टन यंग कमीशन इंपॉर्टेंट है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी, दैट इज इन कलकत्ता। ठीक है, आरबीआई एक्ट लाया गया था 1934 में, लेकिन आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। और वर्तमान में आरबीआई कहां पर है? तो दैट इज इन मुंबई। और मुंबई में कभी से लाया गया? तो 1938 में। 1938 में। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद एक और चीज, करेंसी एक्ट 1835 लाया गया था एक, हम पास में भी चलते हैं। करेंसी एक्ट 1835 में क्या कहा गया था इस एक्ट के तहत? कि पूरे भारत की एक स्टैंडर्ड करेंसी होगी, एक स्टैंडर्ड मुद्रा होगी जो पूरे भारत में चलेगी। एक ऐसी मुद्रा जो पूरे भारत में चलेगी, और वो कौन सी थी? रुपी, यानी कि रुपया। तो आज के टाइम में रुपया है ना, ये स्टैंडर्ड करेंसी हम बता सकते हैं, हम मान सकते हैं। कब से बनी थी? तो ये बनी थी बच्चों करेंसी एक्ट 1835 के तहत। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया इतना? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं? नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों यहां पे, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, नाम से समझ गए होंगे बच्चों, वेल्थ का मतलब क्या होता है? संपत्ति। वेल्थ का मतलब क्या होता है? संपत्ति। और ड्रेन का मतलब क्या होता है? निचोड़ना। निचोड़ना। तो हम ये देखने वाले हैं कि कैसे अंग्रेजों ने जो है भारतीयों की संपत्ति को निचोड़ा। इवन वो तो हम देख ही चुके हैं पहले भी,
ठीक है, कैसे इन्होंने राजा रजवाड़ों पे शर्तें लगाई, तुम ये करोगे, तुम वो नहीं करोगे, है ना। अब हम इसको इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं बच्चों। देखिए, ब्रिटेन क्या करता था, बहुत सारी इंडिया की संपत्ति को एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन में, है ना। इंडियन जो संपत्ति थी, इंडियन जो वेल्थ थी, उसको ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहा था और बदले में इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा था, है ना। यानी कि यही बात होगी कि आप इंडिया से सारा पैसा कहां लेकर जा रहे हो, ब्रिटेन में, और बदले में इंडिया को कुछ भी नहीं दे रहे हो। इसी को कहा गया बच्चों ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि आप सिर्फ लेके जा रहे हो, दे कुछ भी नहीं रहे हो। समझ में आ गई इतनी बात। अब ब्रिटिशर्स का क्या था, ब्रिटिशर्स को पेमेंट्स करनी थी भैया, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, ठीक है, शिपिंग सर्विसेज की, राइट। ये ब्रिटेन की बातें चल रही हैं यहां पर। ब्रिटेन के अंदर जो बैंकिंग था उसके लिए पेमेंट करनी थी, वहां पर जो लोगों के इंश्योरेंस थे उनको किसी को भुगतान चाहिए, वहां पर पेमेंट करनी थी, वहां पर जो शिपिंग सर्विसेज हैं उसके लिए पेमेंट करनी थी। तो उन सब खर्चों को पूरा करने के लिए इन्होंने पैसा कहां से लिया, इन्होंने पैसा लिया इंडिया से। इंडिया से ये पैसा ले जाके अपने ब्रिटेन के लोगों के ऊपर जाके क्या करते थे, ये खर्चा करते थे, राइट। जो इकोनॉमिक ड्रेन, यानी कि जो अर्थ, यानी कि जो फाइनेंशियली सूखा पड़ा भारत के अंदर हम कह सकते हैं, ठीक है, वो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। एक तो होम चार्जेस मतलब इनके ब्रिटेन के कुछ खर्चे थे। ब्रिटेन के क्या खर्चे थे कि भाई इनको जो है लोगों ने कर्जा दिया था, सरकार को लोगों ने कर्जा दिया था, ठीक है, उसके ऊपर ब्याज भी तो बना। सरकार को लोगों ने कर्जा दिया था, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। तो उसके ऊपर जो कर्जा दिया उसके ऊपर ब्याज भी तो बनेगा, तो ब्याज भी देना है भाई लोगों का, ठीक है। अच्छा, कंपनी के कुछ शेयर्स थे, ठीक है, शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड बनता है, जो मुनाफा बनता है, वो भी लोगों को देना था, ठीक है। सिविल और जो मिलिट्री चार्जेस थे उनको भी देखना है। स्टोर परचेज, भैया स्टोर्स के लिए भी तो सामान चाहिए, ठीक है। चाहे आपके जो मिलिट्री डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे सिविल डिपार्टमेंट है, चाहे मैरीन डिपार्टमेंट है इंग्लैंड के अंदर, वहां पर जो आपके स्टोर हैं जहां पर आपको बेसिक चीजें चाहिए, उनके लिए भी तो आपको पैसा चाहिए ना। तो वो सब कहां से आएगा, वो सब भैया इंडिया से आएगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया, फॉरेन बैंकिंग, शिपिंग और इंश्योरेंस पेमेंट, ठीक है, इन सब की पेमेंटें करनी है तो कहां से पैसा आएगा, बोले इंडिया से आएगा। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, विदेशों में कहीं और पैसा लगाना है, किसी दूसरे देश में जाके आपको जमीन खरीदनी है, वहां पे जाके आप व्यापार कर रहे हो, तो उन सब के ऊपर भी क्या लगेगा, खर्चा लगेगा। तो वो सब भी कौन भरेगा, तो वो सब भी इंडियंस भरेंगे, इंडिया से पैसा आएगा। समझ रहे हो। या आप ऐसे कर सकते हो कि ये सारे खर्चे थे, और ये सारे खर्चे कहां से पूरे कर रहे थे, ये भारत के पैसों से ही क्या कर रहे थे, ये शुरू कर रहे थे, राइट। उसके बाद बच्चों, अंग्रेजों के लिए बड़ा ही इजी हो गया था कि जो कमर्शियल क्रॉप्स है ना, उनको भारत के अलग अलग पार्ट से कलेक्ट करके इंटरनेशनल मार्केट में भेजना। क्या मतलब है कि मान लो यूपी के अंदर कपास ले लिया, ठीक है, गुजरात से गन्ना ले लिया, है ना, तमिलनाडु से कॉफी ले ली, भारत के अलग अलग पार्ट से इन सबको इकट्ठा किया और फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया। ये बड़ा इजी था ब्रिटिशर्स के लिए, राइट। और क्या था, ब्रिटेन के जो गुड्स थे, जो ब्रिटेन का जो माल था ब्रिटेन का, उसे इंडिया में ले आए। इससे बड़े फायदे हुए कि कच्चा माल आप इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा रहे हो, इनसे सस्ते दामों में खरीदा और आगे जाके महंगे दामों में बेच दिया, और अपना जो सस्ता माल है उसे इंडिया में लाकर आप क्या कर रहे हो, इंडिया में लाकर आप उसे बेच रहे हो, राइट। इस तरह से चल रहा था सिस्टम सारा, राइट। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज एक्चुअली क्या था, यूनिलेटरल ट्रांसफर था ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। यानी कि हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि भाई ये यूनिलेटरल ट्रांसफर था, यानी कि यहां से बस हम ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंदर ये एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत से पैसा जा रहा है, भारत के अंदर पैसा नहीं आ रहा है। क्योंकि माल आएगा अगर भी बाहर से, तो उसके ऊपर भी खर्चा कौन, उसके ऊपर पैसे कौन देंगे, इंडियंस देंगे, है ना। उसके ऊपर भी इंडियंस पैसे देंगे, और भैया वो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो सारा पैसा जाना किसके पास है, वो सारा का सारा पैसा जाना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक। इवन बहुत सारी मॉडर्न इंडस्ट्री भी बनी थी, जैसे कॉटन की, जूट की, टी, कॉफी, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज बनी। लेकिन इन सब का मालिक कौन थे, इन सब के मालिक थे यूरोपियंस, ठीक है, इन सब के मालिक थे यूरोपियंस। इंडियंस तो यहां पे एज ए लेबर ही काम किया करते थे, राइट। तो यही रीजन था कि इंडियंस को इन सब का फायदा भी नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि जितने भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उसके जो हम कह सकते हैं उन सबके जो मालिक कौन थे, उन सबके मालिक कौन थे, यूरोपियंस थे। इसलिए इंडियंस जो पीछे रह गए बेचारे। समझ में आया। चलिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में अगर मैं बताऊं, तो जो पुराने बुद्धिजीवी थे ना, पुराने जमाने के जो बुद्धिजीवी थे, वो चाहते थे कि भी ना अंग्रेजों का राज बना रहे इंडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको लगता था
कि भाई ना इससे भारत मॉडर्न बन जाएगा, हम बहुत पिछड़े हुए हैं, ठीक है, अब हम तो पढ़ लिख गए लेकिन समाज पढ़ा लिखा नहीं है, तो भैया अंग्रेजों का राज अगर भारत के अंदर बना रहा ना तो हम बहुत मॉडर्न बन जाएंगे। लेकिन जल्दी उनको रियलाइज हो गया था कि भाई ये जो अंग्रेजों का राज भारत में चल रहा है ना, ये और कुछ भी नहीं है, ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, ये बस पैसा लूटने आया है भारत के अंदर, ठीक है। ये भारत के अंदर से जो है ना राजनीति पे जो है सोशल जो पॉलिटिक्स सामाजिक जो राजनीतिक जो है ना उसी के ऊपर आने आए हुए हैं ये, ठीक है। अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, भारत के अंदर राज करना चाहते हैं, और राज करके ये क्या करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के वापिस जाना चाहते हैं, बस इनका यही मकसद है, राइट। इवन अब इस थ्योरी के बारे में, ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, दोनों के दोनों जो ग्रीन में लिखे हुए हैं इनको अच्छे से नोट करना। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को बच्चों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, याद रखना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो उन्होंने किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब के अंदर दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि कैसे अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक शोषण किया। सिंपल भाषा में कहूं तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया था इस बुक के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक और थे आरसी दत्त। आरसी दत्त ने भी दादा भाई नौरोजी की जो थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसके बारे में काम किया था अपनी बुक के अंदर, और उस बुक का नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम था? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो दो किताबें आपको ध्यान में रखनी है, दादा भाई नौरोजी की बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और आरसी दत्त की बुक है बच्चों द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर है? उसके बाद दादा भाई नौरोजी का क्या मानना था? इनका मानना था कि भैया जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये बेसिकली 1757 से स्टार्ट हुआ है, राइट। 1757 से स्टार्ट हुआ है, और सबसे मेन कारण है यहां पर संपत्ति को लूटने का, वह है एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। उस टाइम से भारत के अंदर इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, उद्योग तो थे नहीं, यूरोप के अंदर उद्योग बन रहे थे उस टाइम पे। यही कारण है कि भैया अंग्रेजों को मौका मिला हमें लूटने का, ठीक है। जो जितने भी सरप्लस इनकम होती थी, जैसे मान लो इंडिया के अंदर अंग्रेजों का पूरा टोटल खर्चा आया 170 रुपए, मान लेते हैं पूरे इंडिया में, और इनको पूरे इंडिया से कमाई हुई 300 रुपए। तो अब ये क्या हुआ, बड़ा खर्चा कम है, इनकम ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं सरप्लस इनकम। तो सरप्लस इनकम जो है इसका, ये क्या करते थे, ये अंग्रेज लोग सारा का सारा पैसा किस पे खर्च करते थे? मॉडर्न इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए, मॉडर्न इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए। और वही मॉडर्न इंडस्ट्रीज जिनके मालिक कौन थे? जिनके मालिक थे ब्रिटिशर्स। समझ रहे हो? यानी कि आप पैसा कमा रहे हैं, उसको अपने ही बंदों के ऊपर क्या कर रहे हैं? उसको अपने ही बंदों के ऊपर क्या कर रहे थे? ये खर्च कर रहे थे, राइट। उसके बाद बेसिकली जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने क्या कहा कि भी मेनली दो कारणों की वजह से, दो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है, ठीक है, जो है आर्थिक लूट हो रही है। सबसे पहला, रिमिटेंस सेंट बाय यूरोपियन ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। रिमिटेंस का मतलब होता है पैसा भेजना, ठीक है। तो बोले कि भाई सबसे पहला कारण तो यह कि जो यूरोप के ये जो अंग्रेज है ना, ये क्या कर रहे हैं, इंडिया से इंग्लैंड पैसा भेज रहे हैं, चाहे वो इनकी सेविंग्स है जो इन्होंने यहां पे रह के पैसा कमाया है, ठीक है। अच्छा, जो इनके इंग्लैंड में खर्चे हैं, इंग्लैंड और भारत में खर्चे हैं, उसके लिए पैसा ये जो भेज रहे हैं, इनकी जो पेंशन और सैलरी है जो इंग्लैंड में दी जानी है। एक तो ये कारण है भारत के अंदर जो इकोनॉमिक ड्रेन आ रहा है उसकी वजह से, ठीक है। दूसरा, भाई नॉन ऑफिशियल जो यूरोपियंस थे उनके खर्चे और सेविंग्स, ठीक है। नॉन ऑफिशियल यूरोपियंस कौन कौन से हो गए? भाई इंडियन कर्मचारी हो गए, इंडियन जो सरकारी कर्मचारी थे, ठीक है, उनको भी तो पैसा दे रहे हैं, उनको भी तो सैलरी दे रहे हैं, तो वो भी क्या था, एक तरह से जो इकोनॉमिक ड्रेन था। किसके हिसाब से बताया जा रहा है यहाँ पे? दादा भाई नौरोजी साहब जी के हिसाब से बताया जा रहा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद और होम चार्जेस क्या क्या थे? होम चार्जेस मैंने आपको बता ही दिया, इनके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। भाई इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट रेज्ड इन इंग्लैंड एट कंपैरेटिवली हाई रेट्स, वही है कि जो पब्लिक डेब्ट था, ठीक है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता था वो देना है लोगों का, ठीक है। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि लंदन में बैठा हुआ है, इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ है, उसके जो खर्चे हैं वो सारे कहां से पूरे किए जा रहे थे? वो सारे के सारे इंडियन जो पैसा यहां से जा रहा था वहां से जो सारे के सारे पूरे किए जा रहे थे, ठीक है बच्चों। तो बस इतना ही है, ऐसा कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम उन सब चीजों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोविंशियल टैरिफ्स। बट टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब क्या होता है? एक तरह से टैक्स लगाना, टैरिफ लगाए जाते हैं। भाई नेशनलिस्ट क्लेम दैट वन वे फ्री ट्रेड वाज रूइनिंग इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। भाई हो क्या रहा था यहाँ पे? हो यहाँ पर यह रहा था
कि एक तरफा ही तो व्यापार चल रहा था। हम यहां से वो लोग क्या कर रहे हैं, सस्ता सामान खरीद के वहां जाके बेच रहे हैं और वहां से महंगा सामान लाकर इंडिया में बेच रहे हैं। तो ओवरऑल नुकसान किसका हो रहा है? ओवरऑल नुकसान तो इंडियंस का ही हो रहा है। इसी को तो वन वे ट्रेड बोलेंगे ना बच्चों, क्या बोलेंगे इसको? इसी दोनों तरफ का व्यापार तुम तब मानेंगे ना जब दोनों का फायदा हो। तो ये तो वन वे ट्रेड था, सिंपल सी बात है। और उसके बाद क्या था? अनइक्वल एंड अनफेयर कंपटीशन था, ठीक है। और बेसिकली ये पॉलिसीज कौन लेकर आ रहे थे? ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, है ना, अंग्रेज लोग जो बैठे हुए लंदन के अंदर, वही इन पॉलिसीज को लेकर आ रहे थे। तो इन सबसे इंडियंस को तो नुकसान ही होना था। दूसरा क्या था? फाइनेंस फ्रंट की बात करें, फाइनेंस की उसके लेवल की बात करें, तो जो टैक्सेस थे वो लगा दिए गए थे जो भारत के जो ओवरबर्डन पुअर लोग थे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा गरीब थे, उनके ऊपर और टैक्सेस लगाए जा रहे थे, ठीक है। इससे उन्होंने क्या किया? रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, एबोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, इंपोजिशन ऑफ इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज एंड कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम्ड बाय रिच मिडिल क्लास। यानी कि अब इंडियन लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया जो लैंड रेवेन्यू है उसका हमारा रिडक्शन हो चुका है, जमीन से हमें इनकम नहीं आ रही है, नमक पे आप लोगों ने टैक्स लगा रखा है उसे खत्म करो, जो इनकम टैक्स लगा रखा है उसे खत्म करो, क्योंकि हमारी इनकम नहीं है भाई। जो एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हो आप, जो अलग अलग वस्तुओं पर टैक्स लगा रहे हो उसको कम करो, क्योंकि हमारे पास इतनी बचत ही नहीं है, हमारे पास इतनी बचत नहीं थी। यही सारी क्या की गई थी? यही सारी डिमांड्स की गई थी, ठीक है बच्चों। आई गेस यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, अन्य आर्थिक विकास। अब बच्चों एक एक करके बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, उनको ध्यान से पढ़ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भैया हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज के बारे में, आधुनिक उद्योग के बारे में। आई गेस ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में कभी पढ़ा भी होगा, उद्योग, भारत में उद्योग, इंडस्ट्रीज इन इंडिया टॉपिक, ठीक है। देखिए 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ, यानी कि लगभग 1850 के बाद इंडिया के अंदर बहुत ही बड़े स्केल पर जो है इंडस्ट्रीज जो है बनाई गई थी। जैसे कॉटन हो गया, यानी कि कपास, टेक्सटाइल, कपड़ों का उद्योग, ठीक है, जूट, कोल मतलब कोयला, ठीक है। 1850 के लगभग जो है ये सारे उद्योग भारत के अंदर जो है स्थापित किए गए थे। बंगाल कोल कंपनी, बंगाल कोयला कंपनी 1843 में बनाई गई थी बच्चों। और कोल माइनिंग, जो कोयला जो खनन होता था उस टाइम पे, वो बेसिकली बंगाल और बिहार तक ही सीमित था, ठीक है। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते लगभग 100 से ज्यादा, 100 ऑफ कोल माइन, 100 से ज्यादा जो कोयला खदानें जो है भारत के अंदर खुल चुकी थी। पहले से बंगाल और बिहार तक थी, और सबसे पहले कहां पर खोली गई थी? बंगाल कोल कंपनी, दैट इज इन 1843, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे उद्योग थे जो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जिनका विकास हुआ है। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे हम बच्चों। जैसे कॉटन मिल इंडस्ट्री, कॉटन मिल इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन मिल इंडस्ट्री ये जो है 19वीं शताब्दी के लगभग जो है जाके शुरू हुई थी, और स्पेशली कहां पर? पश्चिमी भारत के अंदर, और वो भी स्पेशली बॉम्बे के अंदर। तो कॉटन मिल इंडस्ट्रीज का हम हेड ऑफिस लगा सकते हैं कहां पर था? बॉम्बे के अंदर, जहां पर इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ था। पहली जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, पहली जो कपड़ा उद्योग था, कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, वो कहां पर खोली गई थी? बॉम्बे में खोली गई थी 1853 में। और इसका जो है किसने खोली थी? तो कोवाजी नानाभॉय डावर, क्या नाम था? कोवाजी नानाभॉय डावर, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने जो है 1853 में पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल को जो है खोला था, ठीक है। और जो टाटा टेक्सटाइल्स थी, ठीक है, उन्होंने जो है फ्लरिश इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड ऑफ कॉटन, राइट। कॉटन इंडस्ट्री वाज सक्सेसफुल अमंग ऑल। यानी कि जो टेक्सटाइल्स थी, टाटा ग्रुप अब आएगा सामने, तो टाटा टेक्सटाइल्स ने क्या किया था भाई? कॉटन के व्यापार के लिए, है ना, कॉटन के व्यापार और उत्पादन के लिए अलग अलग फैक्ट्रियां लगाई थी टाटा ग्रुप ने। उन्होंने बेसिकली जो टाटा टेक्सटाइल्स थे, उन्होंने बेसिकली जो है 4 कॉटन मिल्स खोली थी बॉम्बे के अंदर। और वो कौन कौन सी थी बेसिकली? एक तो थी इंप्रेस मिल्स नागपुर में, इंप्रेस मिल्स नागपुर में। एक थी बच्चों स्वदेशी मिल बॉम्बे में, टाटा मिल्स बॉम्बे में, और एडवांस मिल्स अहमदाबाद में। तो 4 ध्यान रखिएगा, चारों टाटा टेक्सटाइल द्वारा खोली गई। इंप्रेस मिल्स नागपुर, स्वदेशी मिल बॉम्बे, टाटा मिल्स बॉम्बे, एंड एडवांस मिल्स कहां पर? तो अहमदाबाद। इवन 1914 आते आते इंडिया की पूरे वर्ल्ड में 4th पोजीशन थी, 4th रैंक थी, किसमें? कपड़ा उद्योग में, कॉटन इंडस्ट्री में। तो सोचो कितना हमने उत्पादन किया होगा उस टाइम पे, समझ रहे हो? तो इंडिया जो लीडिंग प्रोड्यूसर था उस टाइम पे वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन के अंदर, ठीक। उसके बाद बच्चों कॉटन इंडस्ट्रीज की बात करें तो कॉटन जो इंडस्ट्रीज थी, कपड़ा जो उद्योग था, उसको जो है इंडियंस ने फाइनेंस किया था, उसके ऊपर इंडियंस का पैसा लगा हुआ था, ठीक है। वह उसी टाइम पर ब्रिटेन के अंदर शहर था लंकाशायर।
लंकाशायर के अंदर भी कपड़ा उद्योग थे, लेकिन वो थे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जलते थे इंडियन कपड़ों से कि यार भाई ये इतना कैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया के अंदर मेनली सेंटर बॉम्बे चल रहा है, और ब्रिटेन के अंदर मेनली सेंटर कौन सा चल रहा था, लंकाशायर, जहां पे कपड़ा उद्योग का हम कह सकते हो हब बना हुआ था। तो इनका आपस में क्या चल रहा था, एक तरह से कोल्ड वॉर चल रहा था। ब्रिटेन वाले खुश नहीं थे हमारी तरक्की देख के उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद बच्चों कोल इंडस्ट्री, ठीक है, कोयला उद्योग। कोल इंडस्ट्री की बात करें तो कोयला मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल था बच्चों। क्यों? क्योंकि भैया कोयले का सबसे ज्यादा यूज होता था रेलवे में और अलग अलग उद्योगों में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, ठीक। और मेनली भारत के अंदर कोयला मिलता कहां पर है, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है बच्चों, तो ये जो एरिया है ना, ये दैट इज छोटा नागपुर का पठार। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कोयला, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था। पहला अटेम्प्ट जो कोल माइनिंग का किया गया था वो छोटा नागपुर में किया गया था, और किसके काल में, वैरन हेस्टिंग्स के काल में। उस टाइम पे वैरन हेस्टिंग क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। उसके बाद 1820 में बंगाल में एक माइनिंग शुरू हुई थी। किसने शुरू की थी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने जो कोयला माइनिंग शुरू की थी 1820 में। उसके बाद 1900 में बनाई गई थी बंगाल कोल कंपनी, बंगाल कोल कंपनी, ठीक है। बहुत अलग अलग कोयला कंपनी को मिला के बनाई गई थी बंगाल कोल कंपनी। और जो कोल इंडस्ट्री थी, जो उसको भारत के अंदर नेशनलाइज कब किया गया, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था कोल इंडस्ट्री का भारत के अंदर, तो वो किया गया 1973 में, आजादी के बाद 1973 में। तो ये भी ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कोल कंपनी 1820, बंगाल कोल कंपनी 1900, और जो कोल इंडस्ट्री है, जो कोयला जो उद्योग है, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, तो 1973 में किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों जूट इंडस्ट्री, जूट उद्योग। भाई जूट इंडस्ट्री भी क्या थी, ये बेसिकली जो स्थापित की गई, और उसको पैसा इसके ऊपर किसने लगाया था, तो यूरोपियंस ने लगाया था बच्चों, यूरोपियंस ने, ठीक है। एक डुंडी था, डुंडी इन स्कॉटलैंड, ठीक है, डुंडी जगह है स्कॉटलैंड के अंदर, वो बेसिकली जूट प्रोडक्शन का एक लीडिंग सेंटर निकल कर आई। ये बात थी स्कॉटलैंड की। अब उस चीज को भारत में भी लेकर आएंगे। तो भारत के अंदर पहला जूट मिल, फर्स्ट जूट मिल खोला गया था रिशरा बंगाल के अंदर। रिशरा बंगाल में पहला जूट मिल खोला गया 1855 में, ठीक है। और जूट मिल्स को बेसिकली बंगाल में स्थापित किया गया था, ठीक है। और कॉटन मिल को कहां पे स्थापित किया गया था, पश्चिमी इंडिया में। तो समझना, जो पूर्वी इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया है, खासकर बंगाल, वहां पर क्या स्थापित किया गया, वहां पर स्थापित की गई आपकी जूट मिल्स। और जो आपका कॉटन मिल्स है उसको कहां पर स्थापित किया गया, तो उसको स्थापित किया गया था वेस्टर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। देखते ही देखते धीरे धीरे हुआ क्या, इंडिया बन चुका था विश्व का सबसे बड़ा जूट मैन्युफैक्चरर, राइट। इसने ढूंढी को भी पीछे छोड़ दिया, ढूंढी को भी पीछे छोड़ दिया, समझ रहे हो। तो देखते ही देखते इंडिया जो है क्या बन चुका था, जूट का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका था। आज की डेट में भी वर्ल्ड के अंदर जूट उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, इंडिया ही है बच्चों। इस बात का भी ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों, आई गेस यहां तक चीजें क्लियर। उसके बाद बच्चों हुआ क्या, फर्स्ट एंड सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर याद है, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। तो इस दौरान भी क्या था, इनको जो गनी बैग्स थे, है ना, गन्स के लिए जो बैग्स थे वो चाहिए थे, ठीक है, रस्सियां चाहिए थी, वो सब किससे बन रहे थे, वो सब जूट से ही तो बन रहे थे, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडियन जो है नंबर 1 पहुंच चुके थे, और आज भी नंबर 1 है हम लोग जूट इंडस्ट्री के अंदर। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, भारतीय जूट मिल एसोसिएशन, इंडियन जूट मिल एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1884 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब स्थापना हुई थी, 1884 में, राइट। उसके बाद बच्चों अगला जो उद्योग आता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो बेसिकली भारत के अंदर जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये जो है इसको मतलब हैवी इंडस्ट्रीज में बनाया जाएगा, भारी उद्योगों में, राइट। ये मोस्ट ऑफ द, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। भाई रेलवेज को अगर स्थापित करना है, रेलवे का विकास करना है, तो आपको आयरन और स्टील तो चाहिए चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेलवे के पर्सपेक्टिव से आयरन और स्टील मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स के लिए उस टाइम पे। अब हुआ क्या, बराकर आयरन वर्क्स ये कंपनी थी, ठीक है, पहला आधुनिक, हम कह सकते हैं पहला आधुनिक आयरन स्टील इंडस्ट्री बराकर आयरन वर्क्स। इसकी स्थापना हुई थी झारिया बिहार में, झारिया बिहार में।
उसके बाद जेसप एंड कंपनी, जेसप एंड कंपनी इन्होंने बराकर में काम करना शुरू किया, बराकर बंगाल में है, ठीक है। और फिर 19वीं शताब्दी आते आते हुआ क्या, मैके एंड कंपनी, मैके एंड कंपनी इसने काम शुरू किया रानीगंज बंगाल में। तो 3 कंपनियों के नाम आए हैं, कौन कौन से, बराकर आयरन वर्क्स झाझिया बिहार में, उसके बाद जेसप एंड कंपनी बराकर बंगाल में, ठीक है। उसके बाद मैके एंड कंपनी रानीगंज बंगाल में। क्लियर है। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, टिस्को। भाई ये पहले इंडियन थी, इंडियन कंपनी थी टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। जमशेदजी टाटा जी ने इसकी स्थापना की थी सन 1907 में। और कहां पर स्थापना की, जमशेदपुर। और उस जमशेदपुर हम आज के टाइम में बोलते हैं, उस टाइम पर इसे कहा जाता था साकची। क्या बोलते थे, साकची। और कहां पर है ये, झारखंड में। तो ध्यान रखिएगा, जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, तो जमशेदपुर का पुराना नाम है बच्चों साकची। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अभी तक हमने जितने भी उद्योग पढ़े उन सब के अलावा भारत के अंदर सीमेंट उद्योग बने, पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग बने, शुगर यानी कि चीनी, राइस यानी कि चावल, सिल्क, ठीक है, यानी कि रेशम, वुडन यानी कि लकड़ी, ये सारे उद्योगों की भी स्थापना हुई है इंडिया के अंदर। ठीक है, सिर्फ वही नहीं है जो अभी तक हमने पढ़े। ठीक है, ऐसे तो हम फिर पूरा उद्योग वाला टॉपिक ही कवर कर लेंगे, तो वो तो हम खैर ज्योग्राफी में कवर करेंगे। यहां पर मैं बता रहा हूं बस कि इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्योग जो है उनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पे आते हैं बच्चों। ठीक है, यातायात और संचार। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी देश को, ठीक है, दूसरे को मतलब ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें तो भारत पे राज कर रहे हैं, तो उनको यह था कि भाई हमें अगर विकास करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना, हमें भी भाई अपना संचार और यातायात भी तो अच्छा करना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचवाना है तो बैलगाड़ियों में थोड़ना जाएंगे, है ना, ऊंटों पे और घोड़ों पे थोड़ा सामान रख रख के लेके जाएंगे, गधों पे थोड़ा रख के लेके जाएंगे। हमें ऐसा चाहिए वेल कनेक्टेड हो मार्केट के साथ, यानी कि मिनटों में, कुछ ही घंटों के अंदर हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, महीनों महीनों ना लगे। राइट, इसीलिए क्या किया गया था, इसीलिए इंडिया के अंदर क्या लाया गया, रेलवेज लाया गया। ठीक है, इसलिए क्या किया, शिप्स लाए गए थे इंडिया के अंदर। बेसिकली क्यों लाए गए थे, ताकि इंडिया से सामान इंग्लैंड भेजना है, इंग्लैंड से इंडिया में भेजना है तो वो काफी आसान हो। समझ रहे हो। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया। इन्होंने जीटी रोड बनवाई, हालांकि जीटी रोड ये वही है जो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इन्होंने उस रोड को क्या करा, पक्का बनवाया। ठीक है, तो जीटी रोड बनवाई इन्होंने कहां से, कलकत्ता से दिल्ली तक। ठीक है, जो कि 1839 में शुरू हुई बनना और 1850 आते आते बनके तैयार हुई। 11 साल लग गए जीटी रोड बनाने में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस काम के लिए, जीटी रोड बनाने के लिए जो रिवर्स थी ना, जो नदी थी, उनके ऊपर क्या किए, स्टीम शिप्स लॉन्च कर दिए। ठीक है, स्टीम शिप लॉन्च कर दिए। और क्या था, इन्होंने बेसिकली रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया, है ना। और अब तो रेलवेज नाम आता है, सीधा नाम आता है डलहौजी, है ना। और डलहौजी को ही कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, क्योंकि भैया भारत के अंदर रेलवे यही लेके आए थे। लॉर्ड डलहौजी ही क्या लेकर आए थे, पोस्टेज स्टैंप्स। पोस्टेज स्टैंप्स, इसका मतलब यह था कि भैया आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी डाक भेजिए और कितना पैसा देना पड़ेगा, हाफ आना, आधा आना पैसा दो, इंडिया में कहीं भी डाक भेजो। ठीक है, अच्छा, डलहौजी ने क्या बनाया था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। आज के डेट में देखा होगा ना, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी किसने बनवाया था, तो डलहौजी ने ही बनवाया था बच्चों। ठीक है, डलहौजी के ही एफर्ट्स थे कि भारत के अंदर पहली पैसेंजर ट्रेन, पहली सवारी गाड़ी चली थी। कहां से कहां, बॉम्बे से थाने के बीच में। बॉम्बे के अंदर भी कौन सा स्टेशन, बोरीबंदर स्टेशन। बोरीबंदर स्टेशन बॉम्बे से थाने तक चली थी। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक, पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई, टेलीग्राफ लाइन, तो भैया वो शुरू हुई थी 1851 में, डलहौजी के काल में ही। ठीक है, और कहां से कहां तक चली थी, तो ये चली थी बच्चों कलकत्ता से डायमंड हार्बर। कहां से कहां, कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में जो है पहली टेलीग्राफ लाइन को जो है वो चलाया गया था। ठीक है, जो शुरू किया गया था। उसके बाद बच्चों एक और था यहां पे 1854 में वुड डिस्पैच लाया गया। वुड डिस्पैच क्या था, इसको हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो समझ में आया डलहौजी के टाइम पे कितना कुछ काम हुआ है यहां पर। डलहौजी जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट लेकर आए 1854 में। ठीक है, और पहली पोस्ट ऑफिस स्टैंप भी इन्हीं के टाइम पे ही लॉन्च की गई थी। 1854 में इन्होंने गंगा रिवर को मतलब खुला छोड़ दिया इरिगेशन के लिए, कि भैया सिंचाई के लिए आप किसका प्रयोग करो, गंगा नदी का प्रयोग करो। इन्होंने जीटी रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड था, उसको भी क्या करवाया था, उसको भी रिपेयर करवाया था। तो हम कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से डलहौजी ने काफी काम किया है इंडिया के अंदर। ठीक है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि डलहौजी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा काम किया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद रेलवेज की अगर मैं बात करूं तो रेलवेज जो है इनका मेन एम क्या था? इनका मेन एम था इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनियल रजीम। यानी कि भारत के अंदर जो भाई अगर आपको मैंने जैसे बताया ना कि पॉलिटिकल मतलब क्या है कि आप ब्रिटिशर्स का किसी जगह पंगा पड़ गया, सेना बुलानी है दूसरी जगह से तो ट्रेन काम आएगी, है ना। एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचवाना है तो ट्रेन काम आएगी, है ना। इनकी जो आर्मी है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो आर्मी काम और रेलवे काम आएगा। तो बेसिकली रेलवे का काम तो यही था ना कि ट्रांसपोर्टेशन को तेज करना है। पहला इंजन डिजाइन किसने किया था? तो वो किया था जॉर्ज स्टीफनसन ने। किसने किया था? जॉर्ज स्टीफनसन ने, जो कि ट्रेनों पर लगाया गया था 1814 में। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है वैसे, बस इसको याद कर लेना कि पहला इंजन किसने डिसाइड किया था, तो वो किसने डिजाइन किया था, तो वो डिजाइन किया था बच्चों जॉर्ज स्टीफनसन ने। 1814 की बात है यहां पर बच्चों। ठीक है, उसके बाद भाई जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए रेलवेज ने क्या कुछ किया है? तो कमर्शियल इंटरेस्ट थे, ठीक है, और फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना। ठीक है, ये वही चीजें जो अभी मैंने आपको बताई। जब भी कोई अर्जेंट सिचुएशन आ जाए, ठीक है, जब कोई युद्धों की सिचुएशन आ जाए या फिर भारत के अंदर कोई विद्रोह हो रहा है तो क्या करना है? जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं, जो सिपाही हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, है ना। यही तो था, राइट। उसके बाद बच्चों भाई इन्वेस्टिंग इन द इंडियन रेलवेज, भाई भारतीय रेलवे के अंदर इन्वेस्ट करना ये बड़ा ही सेफ था। ठीक है, ब्रिटिश इन्वेस्टर्स जो थे, बैंकर्स जो थे, जो उद्योगपति थे, जो व्यापारी थे, उनको वादा किया गया कि भैया आप इंडियन रेलवे में पैसा लगाओ, दबा के पैसा लगाओ, क्योंकि भाई अगर रेलवे का विस्तार करना है तो पैसा भी तो चाहिए। तो रेलवे का विस्तार करना है तो पैसा चाहिए, तो आप हमें पैसा दो, हम आपको भैया प्रॉफिट ला के ही देंगे। ये प्रॉमिस किया गया कि भैया कम से कम आपको 5% प्रॉफिट तो मिलेगा कम से कम, और साथ में आपको 99 सालों के लिए पट्टे पे जमीन भी दे देंगे हम आपको इंडिया के अंदर। और बताओ, तो बोले आप रेलवे के अंदर क्या करो, रेलवे के अंदर पैसा लगाओ। और माना जाता है कि उस टाइम पर लगभग 350 करोड़, उस टाइम पर 350 करोड़ रुपए खर्चे थे इंडियन रेलवे के ऊपर। तो आप सोचिए कितना विकास हुआ होगा इंडियन रेलवे का उस टाइम पे। ठीक है, पहली जो रेलवे लाइन थी ना बच्चों, वो रेलवे लाइन की बात कर रहा हूं मैं, वो शुरू हुई थी रेड हिल रेल रोड लाइन। रेड हिल रेल रोड लाइन मद्रास के अंदर 1837 में इसे बनाया गया था। ठीक है, और बेसिकली इसके ऊपर क्या था, जो ग्रेनाइट स्टोन उसको लेके जाया करता था एक जगह से दूसरी जगह। ये पहली ट्रेन चली थी। लेकिन हम कई बार क्वेश्चन में आता है ना पहली ट्रेन कब चली, तो वो सवारी गाड़ी के बारे में पूछता है, पैसेंजर ट्रेन। तो वो कब चली? वो 1853 में चली थी, बॉम्बे से थाने के बीच में, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। वैसे कौन सी चली है रेलवे लाइन? रेड हिल रेल रोड लाइन मद्रास के अंदर, जहां पे ग्रेनाइट स्टोन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया करते थे। और पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली है? तो बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 के बीच में। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद बच्चों एक कमेटी बनाई गई थी, एकवर्थ कमेटी बनाई गई थी इंडियन रेलवे पे 1920-21 में। ठीक है, बेसिकली इनके क्या क्या सुझाव थे? इन्होंने कहा द नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवेज एंड एंडिंग ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। इनकी सबसे पहली सिफारिश ये थी कि भाई रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दो, रेलवे को सरकारी बना दो, इसके अंदर जो प्राइवेट लोगों ने पैसा लगाया हुआ है ना उस सबको खत्म कर दो। ठीक है, दूसरा क्या था, जो रेलवे बोर्ड उसका एक्सपेंशन करो, रेलवे जो अथॉरिटी है उसका एक्सटेंशन करो। ठीक है ना, उसको लिमिटेड मत रखो। दूसरा, जो रेलवे का जो खर्चा है, रेलवे जो फाइनेंस है, उसको जनरल पब्लिक फाइनेंस से अलग रखो। यानी कि जो भी आपका हर साल बजट आता है ना, उस बजट से, उस आम बजट से रेलवे का बजट अलग रखो। रेलवे के ऊपर क्या खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है, उसका जो बजट है उसे आप क्या करो, उसे आप अलग से रखो, राइट। और यही रीजन था कि रेलवे का बजट 1924 में सेपरेट हो चुका था। 1924 से जो है रेलवे का बजट हर साल अलग जो है पेश किया जाता था। हालांकि आज की डेट में रेलवे के बजट को आम बजट में ही मिला दिया गया है, लेकिन अलग कब हुआ था? तो 1924 में यह अलग हुआ था। क्लियर है, हो गया। उसके बाद डलहौजी की बात करें तो डलहौजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रेलवे के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, नॉट इवन रेलवे, इन्होंने जो पोस्टल सिस्टम था, डाक सिस्टम था, उसके ऊपर काफी काम किया है। जो टेलीग्राफ लाइन थी, उसके ऊपर भी इन्होंने काफी काम जो है इंडिया के अंदर किया है। ठीक है, अच्छा डेवलपमेंट ऑफ टेलीग्राफ की भारत के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुई? तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इंपीरियल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बनाया था 1850 में। क्या बनाया था?
इंपीरियल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट 1850 में। ठीक है, पहली जो टेलीग्राफ लाइन थी उसे अक्टूबर 1858 में शुरू किया गया, बिछाया गया। और कब? कलकत्ता, सॉरी, कहां से कहां? तो कलकत्ता से डायमंड हार्बर, कलकत्ता से डायमंड हार्बर। हालांकि ये लोगों के लिए नहीं था, ये सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए था। 1854 में जो टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी, ठीक है, वो जनरल पब्लिक के लिए खोली गई थी। ठीक है, जो पहली खोली गई 1851 में, वो इनके ऑफिशियल यूज के लिए था, अधिकारी ही यूज कर सकते थे। लेकिन 1854 में अब आम लोग भी टेलीग्राफ भेज सकते थे। पहला टेलीग्राम जो भेजा गया था वो भेजा गया था बॉम्बे से पुणे के बीच में। पहला टेलीग्राम भेजा गया था बॉम्बे से पुणे के बीच में। और कब भेजा गया था? तो अप्रैल 1854 को, अप्रैल 1854 को जो पहला टेलीग्राफ भेजा गया था। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। बहुत सारी चीजें आज हमने सीखी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।